हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था जापान का भूगोल और मैंने कहा था मैं मुख्य मुख्य जो टॉपिक हैं उनके माध्यम से पूरा जापान का भूगोल आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी तक जापान के भूगोल में मैंने आपको थोड़ा सा जापान का परिचय बताया था और एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें सामान्य परिचय जापान का मैंने बताया है आपको कि जापान कहाँ स्थित है, उसका विस्तार कहाँ तक है और द्वीप कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है पहले वाले वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जापान के भौतिक प्रदेश। ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन अब चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा जापान, तो भौतिक प्रदेश ज़रूरी है पढ़ना। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, फिर भी आप एक दो बार इसको पढ़िए। ओके, जापान का भौतिक प्रदेश, चलिए देखते हैं। जापान का भौतिक प्रदेश या कहीं कहीं लिखा होता है भौतिक प्रखंड। ओके, तो कुछ भी लिखा हो भौतिक प्रदेश, अगर प्रश्न में आता है कि जापान के भौतिक प्रदेशों का वर्णन करें या भौतिक प्रखंड का वर्णन करें, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान नहीं होना है। दोनों एक ही चीज़ है, चाहे भौतिक प्रदेश चाहे भौतिक प्रखंड पूछे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं या कौन कौन से भौतिक प्रखंड हैं। देखिए, जापान के भौतिक प्रदेश में हो सकता है कि मैप बहुत ज़्यादा उपलब्ध ना हो, क्योंकि मैप मिलना बहुत मुश्किल है। और मैप जहाँ तक अगर मुझे ज़रूरी लगा तो मैं खोज के मैप लगा दूंगा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, लेकिन मैप यहाँ पर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला वीडियो अगर आप देख लेंगे सही से तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि होकाइडो कहाँ है, होन्शु कहाँ है, क्यूशु कहाँ है। ये द्वीप अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर आपको पढ़ने में, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं भौतिक प्रदेशों की। देखिए, धरातलीय विषमताओं एवं उच्चावचीय स्वरूपों की विविधता के आधार पर जापान को 4 भौतिक प्रखंडों में विभक्त किया जाता है। जैसे अपने भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया, जिनमें हिमालय आ जाता है और गंगा का मैदान, तटीय मैदान, पठार, ये सब ऐसे आ नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही जापान को भी 4 भागों में बांटा गया है, 4 भौतिक प्रदेशों में, जिनमें पहला है होकाइडो प्रखंड, होकाइडो। ओके, दूसरा है उत्तरी पूर्वी प्रखंड, उत्तरी पूर्वी प्रखंड कहिए या फिर उत्तरी पूर्वी प्रदेश कहिए। मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कांटो प्रखंड, मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कांटो प्रखंड। दक्षिण पश्चिमी प्रखंड या दक्षिण पश्चिमी भौतिक प्रदेश। जापान को इन 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके हम लोग इनको विस्तृत में देखते हैं। तो सबसे पहला है होकाइडो प्रदेश या होकाइडो भौतिक प्रखंड। ओके, तो होकाइडो की स्थिति विस्तार कहाँ है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, होकाइडो प्रखंड है तो होकाइडो जो द्वीप है उसी पर होगा ना, होकाइडो द्वीप है। सबसे ऊपर कौन सा द्वीप है जापान का? होकाइडो। उसके नीचे होन्शु, फिर शिकोकू, उसके बाद क्यूशु, ऐसे आता है। थोड़ा एक क्रम आप ध्यान दीजिए, अगर मुझसे थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन आप ध्यान दिया कीजिए। 2 पर्वतमालाएं होकाइडो के धरातलीय स्वरूप की रचना करती हैं। ओके, 2 पर्वतमालाएं होकाइडो के धरातलीय स्वरूप की रचना करती हैं। ये पर्वतमालाएं इशिकारी और यूफुत्सु निम्नवर्ती मैदान के पूरब में कीटामी और हिडाका पर्वतक्रम के नाम से जानी जाती हैं। तो वो कौन कौन से 2 पर्वत हैं? कीटामी और हिडाका। मैं मैप लगा देता हूँ, यहाँ पर आप मैप देख लीजिए। ये देखिए, ये है कीटामी ऊपर वाला और यहाँ पर है हिडाका। तो कीटामी और हिडाका पर्वतक्रम के नाम से यहाँ पर जो पर्वतमालाएं हैं वो जानी जाती हैं। और यहीं पर इशिकारी और यूफुत्सु का निम्नवर्ती मैदान भी है। इशिकारी और यूफुत्सु, देखिए इशिकारी यूफुत्सु ये नदियाँ हैं, तो इन नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है वो भी यहीं पर स्थित है होकाइडो प्रखंड में। यह पर्वतीय क्रम पूर्वानुवर्ती नदियों द्वारा विखंडित है, यानी कि पूर्वानुवर्ती नदियाँ उन्हें कहते हैं जो पर्वत निर्माण से पहले ही बह रही थी। यानी जब पर्वत का निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले ही कुछ नदियाँ बह रही थी, तो उनको पूर्वानुवर्ती नदी कहते हैं। जैसे अपने यहाँ 3 नदियाँ हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ कहा जाता है बहुत पहले से बह रही हैं,
जब हिमालय पर्वत का निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले से ही। तो ऐसे जापान में भी कुछ नदियां हैं जो पहले से बह रही हैं, तो उनको कहा जाता है पूर्वानुवर्ती नदी। ओके, तो ये जो पर्वतमालाएं हैं ये उन्हीं नदियों द्वारा विखंडित है, मतलब टूटे टूटे हैं। जैसे इन पर्वतों को नदियों ने काट दिया है बीच से, जिसके फलस्वरूप यहाँ नदी बेसिन की उत्पत्ति हुई है। कामिकावा बेसिन का निर्माण उत्तरी इशिकारी नदी द्वारा हुआ है। तो ये देखिए इशिकारी नदी, तो कौन सा बेसिन है? कामिकावा बेसिन का निर्माण उत्तरी इशिकारी नदी द्वारा हुआ है। ये सब आपको ऐसे पढ़ना है थोड़ा सा, एक दो बार, फिर समझ में आ जाएगा। इसके पूर्व चिस्मा पहाड़ी है जहाँ पर कई ज्वालामुखी पाए जाते हैं। किटामी और हिडाका पहाड़ियाँ होक्काइडो के मध्यवर्ती भाग में एक दूसरे से मिली हुई हैं और डेजर्ट सुजान पर्वतीय क्रम की रचना करती हैं। यानी कि ऊपर से आप देखिए किटामी और नीचे से हिडाका, ये पहाड़ियाँ दोनों होक्काइडो के मध्यवर्ती भाग में मिल जाती हैं और डेजर्ट सुजान पर्वतीय क्रम की रचना करती हैं, यानी डेजर्ट सुजान पर्वत की रचना करती हैं। इन पर्वतमालाओं के बीच 3 मैदान पाए जाते हैं। सबसे विस्तृत मैदान टोकची का मैदान है। इशिकारी युफुत्सु का मैदान जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। होक्काइडो का मैदान ज्वालामुखी राख से बना है। तो 3 मैदान हैं होक्काइडो भौतिक प्रदेश में। कितने मैदान हैं? 3। पहला है टोकची का मैदान, दूसरा है इशिकारी युफुत्सु का मैदान, इशिकारी युफुत्सु नदियां हैं उनके द्वारा निर्मित मैदान है, और तीसरा जो मैदान है वो है होक्काइडो का मैदान जो कि ज्वालामुखी राख से बना है। ओके, तो ये आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये होक्काइडो प्रखंड था। थोड़ा सा मैप एक ही है मेरे पास, ज़्यादा मैप है नहीं इसके कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊं। यहाँ पर इशिकारी नदी कहाँ बहती है, फुत्सु नदी, इतना नहीं मैप है। फ़िलहाल मैंने आपको जो मैप दिखाया है उसको आप देखिए, और आपके पास अगर कोई मैप है, जापान का मैप है, अगर आपको कहीं से मिल जाता है इंटरनेट वगैरह से, तो आप ज़रूर डाउनलोड करके देखें कि इशिकारी नदी कहाँ है, होक्काइडो कहाँ पर स्थित है, और हिडाका किटामी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। ये सब देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रदेश। दूसरा है उत्तरी पूर्वी प्रखंड या उत्तरी पूर्वी प्रदेश, भौतिक प्रदेश। ओके, तो उत्तरी पूर्वी जापान की संरचना तृतीय कल्प की चट्टानों द्वारा हुई है। ओऊ, देखिए पर्वतों का नाम देखिए, ओऊ और यूएत्सु दोनों पर्वतों की श्रेणियां एक दूसरे के समांतर उत्तर से दक्षिण फैली हुई हैं। इसे इशिगो देवा क्रम भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैप लगा देता हूँ, आप देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर इशिगो देवा क्रम के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से 2 पर्वत हैं? ओऊ और यूएत्सु। थोड़ा कहने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग देख लीजिए। ओऊ और यूएत्सु 2 पर्वत श्रेणियां हैं, एक दूसरे के समांतर उत्तर से दक्षिण फैली हुई हैं, और इसे इन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं? इशिगो देवा क्रम भी कहते हैं। ओऊ पर्वत के पूर्व में तोहोकू क्रम है। ओऊ पर्वत के पूर्व में कौन सा क्रम है? तोहोकू। ये पर्वतमाला है। ओके, तोहोकू नदी भी है, पर्वतमाला भी है, मैदान भी है, ये जान लीजिए। जैसे इशिकारी नदी भी है, मैदान भी है। उत्तर में दो बादा झील है। दो बादा झील देखिए, देखने का प्रयास कीजिए। मैं थोड़ा सा नाम वहाँ थोड़ा सा दूसरी तरीके से लिखा है तो उसको आप देखिए। दो बादा झील इसी को ही कहते हैं। ओऊ पर्वत से मोगामी नदी निकलती है। आप यहाँ पर मोगामी नदी भी देख सकते हैं। जहाँ मोगामी गावा लिखा है, गावा मतलब वहाँ पर आप नदी कह सकते हैं, तो मोगामी नदी मोगामी गावा ही है। ओके, उसी को नदी बोलते हैं। यह नदी यूएत्सु पर्वत को 2 भागों में विभाजित कर देती है। तो यूएत्सु पर्वत को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? मोगामी नदी। कीटाकामी और अबुकुमा नदियों ने अपने अवसादों से तटीय मैदानों का निर्माण भी किया है, जिन्हें क्रमशः कीटाकामी का मैदान और अबुकामू का मैदान कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नदियाँ हैं, कीटाकामी और अबुकुमा। अबुकुमा, ओके, तो इन दोनों ने अपने जल बहाव से 2 मैदानों का भी निर्माण किया है। कीटाकामी ने कीटाकामी मैदान का निर्माण किया और अबुकुमा नदी ने अबुकुमा मैदान का निर्माण किया। देखिए नदी भी सेम है, मैदान भी सेम है, तो इसको थोड़ा पढ़िए। ओके, तो ये था
कीटाकामी अबुकुमा नदियाँ भी हैं, मैदान भी हैं। यहाँ पर दोबादा झील भी है और ओउ यूत्सु पर्वत भी हैं। मोगामी नदी है जो किसको काटती है, यूत्सु पर्वत को, ये दो भागों में विभाजित कर देती है। ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं। तीसरा है मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कांटो प्रदेश। देखिए, जो आपने एक द्वीप देखी है यहाँ पर, हॉन्शू मैंने आपको पढ़ाया था। हॉन्शू कहाँ पर है, लगभग लगभग मध्य में, और सबसे बड़ा द्वीप भी है। तो इसी में कौन सा आपका प्रदेश आ जाता है, मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कांटो प्रदेश। ओके, तो मध्य जापान में हॉन्शू, शिकोकू और बेसिन मोड़, ये देखिए नीचे से शिकोकू आ रहा है और हॉन्शू और बेसिन मोड़ मिलकर चुबू गांठ की रचना करते हैं। गांठ का मतलब जहाँ पर, जैसे गांठ कहाँ होता है, जहाँ से चारों तरफ पर्वत निकले, ऊपर भी पर्वत निकले, नीचे भी पर्वत निकले, इधर भी उधर भी, मतलब चारों तरफ जहाँ से पर्वत निकलते हैं तो बीच वाले हिस्से को गांठ कहते हैं। ओके, यह जापान का सबसे निर्बलतम भूखंड है। निर्बलतम भूखंड क्यों है, सबसे कमज़ोर भूखंड है, मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जापान में जागृत ज्वालामुखी इसी भाग में पाए जाते हैं, जितने भी जागृत ज्वालामुखी हैं। जागृत ज्वालामुखी जिनमें विस्फोट होता रहता है समय समय पर, तो वो ज्वालामुखी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये सबसे दुर्बलतम, या हम कहें सॉरी निर्बलतम भूखंड है। ओके, फूजी पर्वत भी यहीं पर है, जिसे फ्यूजियामा या फूजियामा कहते हैं। यामा का अर्थ जापानी भाषा में पर्वत होता है। तो जापान के हॉन्शू द्वीप पर स्थित है फ्यूजियामा, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है और जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी यही है। इस पर्वत का जापानी संस्कृति में विशेष स्थान है और इसे आदरपूर्वक फूजी सान कहते हैं, कहीं कहीं फूजी जी भी बोला जाता है। तो फूजी पर्वत को क्या कहते हैं, फूजी सान या फिर फूजी जी, सम्मान से लोग इसको पुकारते हैं। पूर्वी भाग में हिदा पर्वत क्रम आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप लगा देता हूँ। कांटो का मैदान सबसे ऊंचा मैदान है, तो कांटो का मैदान यहाँ पर है, जिसका निर्माण जलोढ़ के निक्षेपण से हुआ है। ओके, तो मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कांटो प्रदेश में आपको इतना ही लिखना है। फिर चौथा है दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश। तो देखिए, इसमें चुगोकू, उत्तरी क्यूशू और उत्तरी शिकोकू के क्षेत्र आते हैं। मैं मैप लगा देता हूँ यहाँ पर, आप क्यूशू शिकोकू जो हैं उनको देख लीजिए, कौन कौन से द्वीप कहाँ पर हैं। तो इस भाग की रचना प्राचीन पैलियोजोइक चट्टानों से हुई है। यह एक जटिल संरचना का प्रदेश है। उत्तरी जापान की अपेक्षा यहाँ पर अपक्षय एवं अपरदन अधिक हुआ है। क्योट, नारा, बिबा, यहाँ पर शायद क्योटो होना चाहिए, क्योटो, नारा, बिबा नदियों द्वारा अपरदन कार्य किया गया है। कौन कौन सी नदियाँ हैं, नारा, बिबा और क्योटो, तीन प्रमुख नदियाँ हैं। देखिए, क्योटो का मैदान भी है, क्योटो शहर भी है और क्योटो नदी भी है। यही कारण है कि यहाँ पर्वतों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। पर्वतों की ऊंचाई क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ जो हैं उनका अपरदन कर देती हैं। तो जब पर्वतों का अपरदन हो जाता है तो पर्वत की जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है। पठार अत्यधिक कटे फटे हैं, अपरदन के कारण सपाट दिखाई देते हैं। पठार भी एकदम सपाट हैं, मतलब पठार जैसे पर्वत से थोड़े नीचे होते हैं और मैदानी भागों से ऊंचे होते हैं, तो लगभग लगभग वो भी एकदम मैदान के समतल हो गए हैं। मैदानी भाग एकदम वहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि नदियों ने अपने बहाव से पर्वतों का, पठारों का एकदम समतलीकरण कर दिया, एकदम उनको समतल कर दिया, मैदान बना दिया है। ओके, तो ये चार भौतिक प्रदेश थे। अब हम कुछ पर्वतों की बात कर लेते हैं और मैदानों की बात कर लेते हैं। देखिए, जापान में पर्वत से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 2 नंबर में कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि जापान की 3 पर्वतों के नाम लिखिए, 4 पर्वतों के नाम लिखिए, ऐसा पूछ सकता है। तो जापान में पर्वतों की संरचना प्राचीन एवं नवीन दोनों प्रकार की शैलों से हुई है। अधिकांश पर्वतों का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में, यानी प्लीस्टोसीन काल से पहले हुआ है। ओके, अधिकांश पर्वतों का निर्माण प्लीस्टोसीन काल से पहले हुआ है और जापान के लगभग 75% भाग पर पर्वतीय विस्तार है। मतलब बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं विषमता है वहाँ पर। पर्वत बीच बीच में पर्वत हैं, मैदान बहुत ज़्यादा है नहीं, कृषि के लायक भूमि बहुत कम है वहाँ पर। तीव्र हिमपात, ग्रीष्मकालीन तूफानों और तीव्रगामी नदियों के द्वारा सर्वाधिक अपरदन होता है। जापान के पर्वतों की ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक नहीं है, मतलब जितने भी जापान में पर्वत हैं उनकी ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक है। और अपने यहाँ देखिए हिमालय
तो 8,850 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। तो आप सोच सकते हैं यहाँ की ऊंचाई कितनी है, यहाँ के पर्वतों की ऊंचाई अपने यहाँ की कितनी है। अपने यहाँ लगभग 4,000 से सभी पर्वत ऊंचे ही होंगे, और वहाँ देखिए कोई ऊंचा है ही नहीं। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? फ्यूजी, मैंने आपको बताया था फ्यूजियामा, 3776 मीटर है बस, 4,000 ये भी नहीं है। ओके, तो सभी पर्वत 4,000 मीटर की ऊंचाई से कम है। अन्य पर्वत श्रेणियों में काइगन, आप ये देख लीजिए, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। काइगन इतना मीटर है, हिदा, अकायसी, ओनुटेक, आइनो, नौरीकुरा, परोगा, कैसे कैसे नाम है, याकुसी, कोमेगा, किंगा माइन, इसीजूसी, सुर्गी। देखिए पर्वतों के नाम हैं, तो 2-4 पर्वतों के नाम आप याद रख लीजिए, कहीं 2 नंबर में पूछ सकता है कि जापान के 3 पर्वतों के नाम लिखिए, या पूछ लेता है जापान के 5 नदियों के नाम लिखिए, ऐसे पूछ लेता है। तो ये थोड़ा सा आप शॉर्ट में याद कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं जापान के मैदान, जो कि पूछ सकता है आपसे 200 शब्दों में। ओके, मैंने आपको शुरू में बताया कि जापान में कृषि योग्य भूमि का अभाव है, यानी मैदानों का अभाव है, बहुत कम ही मैदान है। तो जापान में मैदानों का विस्तार बहुत कम है। जापान के संपूर्ण क्षेत्रफल के कुल 12% भाग पर वास्तविक मैदानों का विस्तार है। जापान के प्रमुख मैदान निम्न हैं। तो ये देखिए इतने मैदान हैं कुल मिलाकर, बहुत कम मैदान हैं, छोटे छोटे मैदान हैं। हाँ, लेकिन ये याद रखिए कौन सा मैदान किस द्वीप पर स्थित है। जैसे कांटो होन्शु द्वीप पर स्थित है, इशिकारी का मैदान होक्काइडो द्वीप पर, नोबी होन्शु, इशिगो होन्शु, किन्की का मैदान होन्शु द्वीप पर, सुकुशी का मैदान क्यूशु, टोकची का मैदान मैंने आपको बताया था अभी होक्काइडो, कीटाकामी ये भी मैंने बताया होन्शु। तो ये कौन कौन से मैदान कहाँ पर स्थित हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत कम मैदान है और ये छोटे छोटे मैदान हैं। इसमें आप कौन कौन सा मैदान याद रखिए। अभी चलिए मैं 3 बता देता हूँ, मेन जो मैदान हैं उनको मैं थोड़ा विस्तार में बता देता हूँ आपको। देखिए ये 3 प्रमुख मैदान हैं, कांटो का मैदान, किन्की का मैदान, नोबी का मैदान। इनको आप याद रखिए, बाकी आप भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले कांटो का मैदान, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। कांटो का मैदान 2 नंबर में लिखिए। तो आपको लिखना है होन्शु के पूरब तथा सैगामी खाड़ी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान का क्षेत्रफल 13 लाख हेक्टेयर है, जहां देश की 20% आबादी निवास करती है। यहीं पर टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा, सन्नगर भी है। मतलब टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा औद्योगिक प्रदेश भी यहीं पर है, कांटो के मैदान में। ओके, यह एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, यानी टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा क्या है, एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, जिसे कीहिन औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा औद्योगिक प्रदेश को कीहिन औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा जापान के औद्योगिक प्रदेश, तो वहाँ आपको डिटेल में बताऊंगा। किन्की का मैदान, यह बकासा खाड़ी तथा बीवा झील के दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण योदो नदी द्वारा हुआ है। ओके, तो ये सब याद रखिए। एक नदी यहाँ भी मिल गई, योदो नदी। ओके, इसी मैदानी भाग में ओसाका, कोवो, क्योटो औद्योगिक प्रदेश स्थित है। कौन सा? ओसाका, कोवो, क्योटो औद्योगिक प्रदेश स्थित है, जिसे हानशिन औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो ये सब मैं बताऊंगा औद्योगिक प्रदेश। आप पहले ऐसे जो मैं बताता हूँ इसको ऐसे रटते रहिए। थोड़ा बहुत आपके पास मैप है तो मैप खोल लीजिए, क्योंकि मैप मेरे पास बहुत ज़्यादा उपलब्ध है नहीं। नोबी का मैदान ये भी इम्पोर्टेंट है, या बीवा झील तथा इस खाड़ी के पूरब में स्थित है। इसका निर्माण किसो नदी द्वारा हुआ है। तो अभी मैंने बताया योदो नदी द्वारा, अब यहाँ किसो नदी आ गई। तो नोबी का मैदान किस नदी द्वारा निर्मित है? किसो नदी द्वारा। यह कांटो तथा किन्की मैदानों के मध्य स्थित है। यहाँ जापान की 50 लाख आबादी निवास करती है। तो ये कुछ प्रमुख मैदान थे जिनको मैंने विस्तार में बताया। बाकी मैंने कितने मैदान हैं आपको बता दिया था। तो आप इसको तैयार कीजिए, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। जब आप मैप देखेंगे, आपके पास एटलस है तो एटलस को खोल के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और पहली बार है तो पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आपको पसंद आता है, तो उसको लाइक भी कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर कीजिए।